नमस्कार माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि पोषण क्या होता है। ठीक है, जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? हमारे जो मसल्स होती हैं उनकी वृद्धि में मदद करता है। वसा, जो हमारे जोड़ होते हैं उनको उनको मूवेबल बनाने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि उनकी जो मूवेबिलिटी है उनको बनाने में सहायता करता है। विटामिन्स, हमारे नेल्स हो गए, स्किन हो गए, हेयर हो गए, इन सब की क्वालिटी अच्छी करता है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इन्हीं सबको क्या कहते हैं? हम पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पादपों में पोषण की विधि। ठीक है, पादपों में पोषण की विधि दो है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। ठीक है, पादपों में पोषण की विधि कितनी है? दो है, स्वयंपोषी और विषमपोषी। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं, यानी कि पेड़ पौधे ही सिर्फ ऐसे जीव हैं जो जल और कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, कौन है? सिर्फ पौधे और पादप। पादप और पौधे एक ही होते हैं। ठीक है, यही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, पोषण क्या है? जीव जिस विधि द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। ठीक है, जीव जिस विधि द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है उसे ही हम पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, उपयोग का मतलब यहाँ पर कह रहा है ना, उपयोग करता है, तो शरीर की वृद्धि करता है। ठीक है, क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव करता है और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। ठीक है, अब पोषण की दो विधि हैं। पहली है स्वयंपोषी और दूसरी है विषमपोषी। स्वयंपोषी विधि वो है जिसमें पादपीय जंतु अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, उसे हम स्वयंपोषी विधि कहते हैं। स्वयंपोषी विधि वह विधि है जिसमें जीव या पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसे स्वयंपोषी विधि कहते हैं। विषमपोषी विधि वह विधि होती है जिसमें जीव और जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा किसी अन्य जीव और जंतु पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए। अब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब हमने ऊपर जाना था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, यानी कि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो खाना होता है वो कहाँ बनता है? उनकी पत्तियों में बनता है। ठीक है, अतः पत्तियों तक सारी कच्ची सामग्री पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिट्टी से जल एवं खनिज हो गए, जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी से क्या होता है कि जो पेड़ की जड़ होती है उससे वो पानी और जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो जड़ अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक उसे पहुंचा देती है। ठीक है, तथा तने के माध्यम से उसे पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, पत्ती की सतह पर कुछ सूक्ष्म रंध्र होते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज तो मिल गई, जल मिल गया और खनिज मिल गया। हमको किस किस की जरूरत होती है? देखो, हमें जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, खनिज की और जल की। ठीक है, तो हमें जल और खनिज तो हमें मिल गए जड़ से। ठीक है, अब हमें कार्बोहाइड्रेट गैस चाहिए, कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस चाहिए, सॉरी। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्साइड हमें गैस चाहिए।
तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? पत्तियों की सतह पर कुछ छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिन जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस प्रवेश करती है। ठीक है, पत्तों में क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? इन इन छेदों के माध्यम से जो कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस होती है वो पत्तियों तक अंदर जाती है। ठीक है, यह रंध्र कुछ कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, ये रंध्र जो होते हैं वो कुछ कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये कोशिका वायु को अंदर और बाहर आने जाने में सहायता करती है। ठीक है, और इन्हें छोटे छोटे छेदों को जो द्वार कोशिका से घिरे होते हैं इन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र पर चल गया ना कैसे कहते हैं? जो छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्तियों में होते हैं। ठीक है, और वो द्वार कोशिका से घिरे होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये पत्ती है, पत्ती को हमने जूम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं रंध्र। ठीक है, रंध्र द्वार और रंध्र कोशिका है। ठीक है, ये बुक में भी बना हुआ है, आप बुक से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ से जो है, यहाँ से वायु का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है? पत्ती में क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ती को हरा रंग का बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की बदौलत पत्ती जो है वो हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है। देखो, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए यानी कि अवशोषित करने के लिए मदद करता है पत्ती की। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस से खाद्य संरक्षण संश्लेषण यानी कि में मदद करता है। यानी कि इस ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो जल एवं कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस से जो खाना होता है पत्तियों का उनको बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि जो भी खाना पत्तियों में बनता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्या है, इसको देखो डिटेल में समझो। ठीक है, मैं इसे डिटेल में समझा देता हूँ फिर से। देखो, क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल काम करता है सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए और अवशोषित करने के लिए। ठीक है, ताकि वो पत्तियों के अंदर तक जा सके जहां पर खाना बनता है। ठीक है, तो हम इस ऊर्जा का उपयोग जो होता है वो कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस और जल, ठीक है, खाना बनाने के लिए यानी भोजन बनाने के लिए, पत्ती का भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है इसके बिना पत्तियों में खाना नहीं बन सकता, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और लाइन लिखी है, अतः जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। यानी कि यही है जिससे सारे जीव ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी याद रखने की चीज है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। सबसे पहले क्या होता है? कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस। ठीक है, इसको हम प्लस जल यानी कि ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि क्या निकला? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है यानी कि उसको उससे पेड़ को भी एनर्जी मिलेगी ना। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज भी कहते हैं ना। तो हमको जिससे एनर्जी मिलती है उससे पेड़ को भी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये पेड़ के लिए क्या हो गया? ये भोजन हो गया। ठीक है, और क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन
क्या करता है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन में ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तो हम सांस लेते हैं, है ना। तो इसलिए हमें पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट गैस अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसका छोटा सा डायग्राम है, यहाँ से क्या है, सूरज का प्रकाश आया, ठीक है, वायुमंडल से क्या मिल गई, कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस मिल गई, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जल से जल मिल गया और खनिज मिल गया, ठीक है, ये सब यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर खाने की प्रक्रिया हुई और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है, और क्लोरोफिल का कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पेड़ ने कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। अब ये देखो एक छोटा सा और लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियां में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब तुमने देखी होगी कई पीली पत्तियां होती हैं, कई तरीके की लाल पत्तियां होती हैं, ठीक है, कुछ पेड़ों की लाल पत्तियां होती हैं और कुछ पेड़ों की पीली पत्तियां होती हैं, ठीक है। लेकिन इन पत्तियों का लाल भूरा रंग क्लोरोफिल के हरे रंग से ढक लेता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जो इन पत्तियों का लाल रंग होता है और भूरा रंग होता है, वो वो क्या करते हैं, लाल रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेता है, इसलिए ये लाल रंग की नजर आती हैं, ठीक है, लाल या भूरे रंग की नजर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधि, ठीक है। अब सारे पादप ऐसे नहीं हैं जो प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन बनाते हैं, कुछ पादप ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बनाते, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकते, ठीक है, जैसे अमीबा, ठीक है, सॉरी, जैसे अमरबेल, ठीक है, जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या है कि किसी दूसरे पेड़ के ऊपर निर्भर रहती है, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर निर्भर रहती है और किसी दूसरे पेड़ के ऊपर फैल जाती है और उसी से ही वो अपना भोजन करती है, ठीक है। इसलिए यह पादप किसी अन्य पादप द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, बताया ना मैंने, किसी दूसरे पादप के खाद्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये पादप विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं अपना भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है। अब परपोषी क्या होता है और परजीवी क्या होता है, ठीक है। परपोषी, जो पादप किसी अन्य पादप को पोषण देता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि अमरबेल का ही केस ले लो, अमरबेल मान लो किसी पेड़ पे, ये पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ के ऊपर अमरबेल है, चिपकी हुई है अमरबेल, अमरबेल देखी होगी, पीली पीली रंग की पेड़ों के ऊपर ऐसे बिछी रहती है, ठीक है। तो इसके केस में जो अमरबेल को, यानी कि जो ये पेड़ है, ये अमरबेल को क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा रहा है, तो ये जो है इस केस में ये परपोषी है, ठीक है, पेड़ जो है वो परपोषी है। और परजीवी क्या है, परजीवी है अमरबेल, ठीक है, जो उस पर निर्भर है, जो पादप स्वयं भोजन ना बना सके, किसी अन्य पादप पर आरोहित होता है तथा पोषण लेता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यानी कि इस केस में अमरबेल जो है वो परजीवी है और परपोषी जो है वो पेड़ है, ठीक है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों को पचा सकते हैं, ठीक है, तथा खा सकते हैं,
कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादप, ऐसे पेड़ों को हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी मित्रजीवी। आपने बाजार में मशरूम बिकते हुए देखा होगा, है ना? और वर्षा के दिनों में पेड़ के नीचे, वृक्ष की टहनियों में या तनों में कुछ छत्ते के समान कुछ देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा वर्षा के दिनों में गोबर पे, है ना, और लकड़ी पे जब लकड़ी सड़ने लगाती है तो वहां पर कुछ छाप छतरी के समान, है ना, दिखता है, जिसे हम बचपन में छाप, सांप की छतरी के नाम से भी जानते हैं ना, खेलते हैं ना हम बचपन में, तो वो ही है। ठीक है, उसी को हम मशरूम कहते हैं ना। कावक और फंजाई को भी देखा होगा। कावक और फंजाई क्या है? जो वर्षा के दिनों में क्या होता है, अगर हम किसी ब्रेड को और रोटी को अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो उस पे कुछ हरा हरा सा धागे के समान चिपक जाता है ना, हो हो जाता है, तो उससे हम फफूंदी कहते हैं ना, हम बोलचाल की भाषा में, यानी कि उस पे फफूंदी लग जाती है ना। आपने फफूंदी देखे होगे ना। ठीक है, कावक और फंजाई, इनकी जो पोषण की जो प्रणाली है वो विभिन्न प्रकार की है। ये क्या करते हैं? ये मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर अपना पाचन रस छोड़ते हैं। ठीक है, जिससे वह जो वस्तु है वो क्या हो जाती है? विलीय के रूप में बदल जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, और ये जीव उस विलीय को भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि ये जीव क्या करते हैं? उस विलीय को पी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऐसे जीव क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं सड़ने वाली, ठीक है, विघटित विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है वो। ठीक है, जो जीव इस प्रणाली का उपयोग करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, जो जीव इस प्रणाली का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृत जीव। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये कीट भक्षी जो पौधा है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, जो कीड़े खाता है। ठीक है, कीड़े खाता है, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा। ठीक है, तो देखिए इस पे ऐसे ये ड्रम के समान जैसी संरचना होती है और ये इसका ढक्कन होता है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे रसायन छोड़ता है जिससे जो कीड़े होते हैं वो यहाँ पर आकर इसमें थैले में गिर जाते हैं। इस थैले में क्या होता है? इसका पाचन रसायन होता है, तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में बनने लगता है, और फिर ये पौधा क्या करता है? उसको अपने पोषण के रूप में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका ये कार्य चलता रहता है। ठीक है, यानी कि ये पेड़ कौन सा हो गया? जो कीड़े खाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? कीट भक्षी पौधा। ये क्या करता है? देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये क्या करता है? कुछ रसायन छोड़ता है। ठीक है, कुछ रसायन छोड़ता है, उस रसायन से अट्रैक्ट होते इस पे कीड़े आ जाते हैं। तो जैसी कोई कीड़ा आता है ये अपना तुरंत ढक्कन बंद कर लेता है। ठीक है, फिर ये जो कीड़ा होता है इसके अंदर गिर जाता है, इस थैली के अंदर। ठीक है, तो जैसे इस थैली के अंदर कीड़ा गिर जाता है, वैसे ही ये पेड़ क्या करता है? ये पौधा क्या करता है? उसको अपने पाचन रसायन छोड़ने लगता है। क्या करता है? पाचन रसायन छोड़ने लगता है, और वो जो कीड़ा होता है वो लिक्विड फॉर्म में या विलीय के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और फिर जो पेड़ होता है उसको फिर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब एक और है सहजीवी। ठीक है, हमने परपोषी पढ़े, विषमपोषी पढ़े ना, मित्रजीवी पढ़े, एक और है सहजीवी। कुछ जीव एक दूसरे के साथ
रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसी को हम सहजीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, जो मृदा में पोषण है उसकी पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आपने देखा होगा कि किसान को अपने खेतों में खाद खाद डालते हुए, है ना। ठीक है, आपने देखा होगा किसान अपने खेत में क्या करते हैं, खाद डालते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित कर लेते हैं, है ना। आपने ऊपर पढ़ा था ना, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मृदा होती है उससे क्या करते हैं पादप, अपना पादप क्या करते हैं, खनिज और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। ठीक है, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, जो पादप के लिए पोषक पोषक है। ठीक है, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए मृदा में उर्वरक एवं खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है।